अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हमारे पास एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन और एक होता है हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट एस्टिमेशन की। ठीक है, तो पॉइंट एस्टिमेशन की अगर मैं बात करूँ तो हम हर चीज़ के बारे में अपनी प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पूरे पाकिस्तान का डेटा मैं निकालना चाहूँ तो मैं पूरे पाकिस्तान का डेटा निकालना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं पूरे पॉपुलेशन का डेटा निकालता हूँ तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि हर सिटी में जाके कुछ कुछ सैंपल उठाऊँगा। कुछ कुछ लोगों, अगर मैंने कोई रिसर्च करनी है तो मैं कुछ कुछ लोगों का डेटा उठाऊँगा, उसको कलेक्ट करूँगा। उस सैंपल को जो है तो मैं वेरीफ़ाई करूँगा। वेरीफ़ाई करने के बाद जो है तो मैं अपना ओपिनियन दूँगा। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ अपनी क्लास की। ठीक है, तो अगर मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट बैठे हैं और मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि अगर 60 स्टूडेंट्स की हाइट मेरे क्लास में 6 फुट की है तो मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि उनकी वेट क्या होगी, 80 kg होगी। फिर मैंने दूसरे प्रिडिक्शन दी कि अगर मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट जो है वो 5.5 है तो उनका वेट होगा 75 kg। इसमें हम डबल प्रिडिक्शन भी दे सकते हैं रेंज में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ मेरी क्लास में 6 फुट के बच्चे बैठे हैं, 60 स्टूडेंट्स, और उनका वेट जो है तो वो होना चाहिए 78 से 83 तक। मैंने एक प्रिडिक्शन दे दी रेंज में। ठीक है, तो पॉइंट एस्टिमेशन की अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट एस्टिमेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास 5 टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम एक एक टेक्निक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेक्निक को डिस्कस करने से पहले ये बताता जाऊं कि हमें डेटा गिवन होगा। डेटा हमारे पास इस टाइप में होगा, आप देख सकती हैं। एक डेटा हमारे पास एज की फॉर्म में है और एक डेटा हमारे पास प्राइस की फॉर्म में है। एक एज अ वेरिएबल एक्स कंसीडर किया जा रहा है और एक एज अ वेरिएबल वाई कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ भी हैं, वाई की वैल्यूज़ भी हैं। ठीक है, अब नीचे क्या कह रहा है कि फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन। जो हमारे पास पहला पॉइंट एस्टिमेशन का को फाइंड करने का टेक्निक है वो है डिटरमाइन रिग्रेशन इक्वेशन। तो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है। तो ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, ए हमारे पास कंसीडर किया जाता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और बी हमारे पास कंसीडर किया जाता है स्लोप। तो हम क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए और स्लोप फाइंड करने के लिए हमें स्लोप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, हर चीज़ जो हम फाइंड करते हैं हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ फाइंड कैसे होगी, तो फिर हमारे लिए चीज़ें जो है तो बहुत ज़्यादा आसान होती जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करता हूँ रिग्रेशन इक्वेशन की। जैसे हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और स्लोप फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, वाई इंटरसेप्ट की जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम वाई इंटरसेप्ट की जगह पे रखेंगे। स्लोप की वैल्यू जो हमारे पास आएगी उसको हम स्लोप की जगह पे रखेंगे, तो हमारी जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड कैसे करना है। ठीक है, ये ग्राफ को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ग्राफ को अगर डिस्कस करूँगा तो फिर जो है तो आपको कन्फ्यूजन होगी। तो आगे चलते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन हम फाइंड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूँ कि हम सबसे पहले स्लोप फाइंड करें। ठीक है, बी को हम डिनोट कर रहे होते हैं स्लोप से। ठीक है, ये हमारा जो है तो मतलब स्लोप को प्रेजेंट कर रहा है बी। तो इसका फॉर्मूला जो हमारे पास है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। फिर इस पूरी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि समेशन ऑफ एक्स वाई कैसे आएगा हमारे पास, समेशन ऑफ एक्स हमारे पास कैसे आएगा, समेशन ऑफ वाई हमारे पास कैसे आएगा, डिवाइडेड बाय n टोटल नंबर हमारे पास कैसे आएंगे, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर हमारे पास कैसे आएगा, समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास कैसे आएगा। तो अगर चीज़ें आपको समझ में आती है तो फिर तो सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, हमारे पास फॉर्मूले में था समेशन ऑफ एक्स वाई। तो समेशन ऑफ एक्स वाई मैं कैसे फाइंड करूँगा कि 1 बाय 1 जो हमारे पास x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 85, 4 मल्टीप्लाई बाय 103, 6 मल्टीप्लाई बाय 70, 5 मल्टीप्लाई बाय 82, 5 मल्टीप्लाई बाय 89। 1 बाय 1 x की वैल्यू को y की वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा x और y। जब x और y की वैल्यू हमारे पास आएगी तो इस x समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू को मैं फॉर्मूले की जगह पे वैल्यू को पुट कर दूंगा। जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा, जो हमारे पास समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आई है माइनस फॉर्मूले का। अब समेशन ऑफ एक्स हमारे पास कैसे आएगा, मैं सारी एक्स की वैल्यूज़ को प्लस करूंगा तो मेरे पास समेशन ऑफ एक्स आ जाएगा। समेशन ऑफ एक्स भी मेरे पास आ गया 58। समेशन ऑफ वाई, सारी y की वैल्यूज़ को सम करके मेरे पास समेशन ऑफ y आ जाएगा। अब n से मुराद नंबर ऑफ़ डेटा, नंबर ऑफ़ डेटा हमारे पास कितने नंबर्स का है, 11 का, तो मैंने डिवाइड कर दिया 11 से। अच्छा, अब समेशन ऑफ x का स्क्वायर, समेशन ऑफ x का स्क्वायर हम कैसे लेंगे, एक है समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर और एक है समेशन ऑफ x का स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स की स्क्वायर की बात करें तो मैं समेशन ऑफ एक्स का हर वैल्यू का स्क्वायर ले लूँगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। जो मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आएंगी उनको मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का सम आ जाएगा। बात करता हूँ समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो समेशन ऑफ एक्स की जो मेरे पास वैल्यू थी उसका होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने यहाँ पे पहले डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बोर्ड मास का रूल, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को आपस में सोल्व करेंगे, ब्रैकेट की जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ द डेटा, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि हमारे पास स्लोप की वैल्यू -20.26 आ गई, स्लोप हमारा फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, इसी तरह हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे फाइंड होगा। इसका फॉर्मूला है a = 1/n, 1/n, नंबर ऑफ डेटा 11, डायरेक्टली समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, समेशन ऑफ एक्स वाई उसी तरह फाइंड करना है, समेशन ऑफ एक्स वाई, सही है, आपने पहले से फाइंड कर लिया होगा स्लोप को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपने क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, -b। अब b हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू आई थी, b की जगह सिंपल हम स्लोप की वैल्यू रख देंगे। समेशन ऑफ x पीछे हमने फाइंड किया था, सिंपली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा, सिंपली सोल्व होता जाएगा। एंड में हमारे पास जो है तो ये रहा y इंटरसेप्ट भी फाइंड हो गया, ठीक है। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला था, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या किया, सोल्व फर्दर, y = a, y इंटरसेप्ट मेरे पास क्या आया था, ये आया था। b हमारे पास क्या आया था, -20.26, x वेरिएबल एज इट इज़ आ गया। अब मैंने क्या करना है, जो अब मैंने सेकेंड पार्ट है हमारे पास, ये कह रहा है ग्राफ द इक्वेशन। इक्वेशन को ग्राफ कैसे करना है, मैं सिंपल एक डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम में ऑलवेज हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है। जो डेटा था उसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो थी वो थी 1 और मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो थी 7। तो मैं डेटा बनाऊंगा 0 से लेके 7 तक एक्स एक्सिस में जो हमारे पास वैल्यूज़ थी। वाई एक्सिस में हमारे पास मिनिमम जो नंबर था वो 20 था, मैक्सिमम जो नंबर था वो 164 था, तो मैं डेटा ले गया 180 तक, ठीक है। वाई एक्सिस में वाई एक्सिस की वैल्यू पुट कर दी, एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब मैं क्या करूँगा कि अब
आपने यहाँ से इसको समझना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो मेरे पास पहली वैल्यू आ रही है वो है 5, वाई एक्सिस पे जो पहली वैल्यू मेरे पास आ रही है वो है 85। अब कंप्यूट कैसे करेंगे इसको, आप यहाँ देखें, एक्स पे मेरे पास 5 आ रहा है, ठीक है, और वाई पे मेरे पास 85 आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे मैं डॉट लगा दूंगा। मैंने डॉट लगा दिया। इसी तरह जितना भी हमारे पास डेटा है 4 एक्स एक्सिस पे है, 103 वाई एक्सिस पे है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 देखूंगा, ये रहा 4, ये रहा, और 103 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा लिया। अच्छा, मैंने पूरे डेटा को इस तरह से ग्राफ में कंप्यूट किया। फिर मैंने देखा मैं लाइन इस तरह भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे डॉट्स के करीब मेरी जो लाइन ड्रॉ होगी वो आनी चाहिए। अब पीछे मेरे पास स्लोप की वैल्यू जो आई थी, स्लोप की जो वैल्यू आई थी वो नेगेटिव थी। आप वहाँ से भी एस्टिमेट कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हमारे पास जो ग्राफ में लाइन ड्रॉ हो रही है वो क्या है, इन्वर्स रिलेशन है और नेगेटिव रिलेशन है और डाउनवर्ड स्लोप हमारे पास बन रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है, पॉइंट भी हमारे पास करीब आ रहे हैं, ठीक है। डेटा को देखते हुए हमने ये ग्राफ कंप्यूट करना है, ठीक है। ये हमारे पास डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है, जिसको हम इन्वर्स रिलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको उम्मीद है समझ आया होगा। अच्छा, डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, फॉर एग्जाम्पल डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन अमोंग्स वेरिएबल्स के दरमियान हमने रिलेशन बताना है। तो वेरिएबल पे हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो हम वैल्यू से भी बता सकते हैं और यहाँ से भी बता सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू थी 5, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या थी 85। जैसे जैसे मेरे पास एज इंक्रीज़ हुई, प्राइस मेरे पास डिक्रीज़ होने लगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन, जैसे जैसे मेरे पास एक चीज़ इंक्रीज़ होगी दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। डेटा से भी मैं पता चल गया कि ये इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, ठीक है। वैल्यू जो स्लोप की मेरे पास आई थी वो भी नेगेटिव में थी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि देयर इज़ इन्वर्स रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के दरमियान जो हमारा रिलेशन है वो है इन्वर्स रिलेशन। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं, सिंपल, मेरे पास डी पार्ट क्या है, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को इंटरप्रिटेट करना है। तो अगर देखो सिंपल, वहाँ पे डेटा में जो मैंने कहा था ना कि इफ़ एज इंक्रीज बाय 1 यूनिट प्राइस डिक्रीज बाय -22.6 यूनिट। जैसे जैसे 5 से मेरी एज इंक्रीज हुई 7 पे आई, 5 पे मेरे पास जो y की वैल्यू थी वो 85 थी। जैसे जैसे मेरे पास एज इंक्रीज हुई प्राइस डिक्रीज होती गई। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली इफ़ एज इंक्रीज बाय 1 यूनिट प्राइस डिक्रीज बाय -22.26 यूनिट। जी अबो हाँ, अच्छा, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये इफ़ एज इंक्रीज बाय 1 यूनिट प्राइस डिक्रीज बाय -20.26 यूनिट। अगर मेरे पास स्लोप की जो वैल्यू थी वो अगर पॉजिटिव आती तो मैं क्या कहता, इफ़ एज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, इफ़ एज डिक्रीज बाय 1 यूनिट प्राइस इज़ ऑल्सो इंक्रीज बाय, जो हमारे पास वैल्यू आती वो हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो ये हो गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इंटरप्रिटेट हो गया स्लोप और इंटरसेप्ट, सही है। अब प्रिडिक्ट करना है प्राइस इफ़ एज इज़ 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स। तो सिंपल हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इज़ इक्वल्स टू वाई इंटरसेप्ट मेरे पास आया है 13 प्लस
बी मेरे पास 14 आ गया, और सिंपल मैंने एक्स में वेरिएबल में 3 ईयर लिख लिया। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, y इज़ इक्वल्स टू 13 एज इट इज़ आ गया। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 ईयर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 14 14 28, और 28 और 14 हमारे पास हो गया 42। 42 को इससे प्लस करूँगा तो हमारे पास जो रिग्रेशन इक्वेशन की वैल्यू होगी वो आ जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल 55 समथिंग। सही है। तो ये ईयर वाइज भी हम कर सकते हैं, x की जगह 4 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। ठीक है। तो ये सर ने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये 5 टेक्निक्स पॉइंट एस्टिमेशन को फाइंड करने के लिए ये बिल्कुल इजीली समझ आ जाएंगे। अब हम आते हैं इंटरवल एस्टिमेशन पे। ठीक है, जिसको हम हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे जहन में एक आइडिया आया जिसको मैं स्टेटिस्टिकली सॉल्व कर सकता हूँ। तो जिस तरह कहते हैं कि उर्दू में दैट इज़ कॉल्ड हेडिंग, मतलब हाइपोथेसिस कहलाता है वो थी। ठीक है, हाइपोथेसिस में हमारे पास एक जहन में ये रख लो फ़िलहाल कि H0 कहलाता है नल हाइपोथेसिस और H1 कहलाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सही है। अब इसको इंटरवल एस्टिमेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास 6 जो है तो स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हाइपोथेसिस करनी है। ठीक है, कि मेरे जहन में जो आइडिया आया था क्या मैं उसको स्टेटिस्टिकली सही से सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो केस स्टडी दी जाएगी उसको समझते हुए हम ये कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 कंडीशन होती है। ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास ये होती है, जैसे सर ने एग्जांपल दी थी कि सर ने स्नैक्स चिप्स की एग्जांपल दी थी कि एक कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है स्नैक चिप्स 40 ग्राम का एक चिप्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, एक कंडीशन ये कहलाएगी कि एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है लेस के चिप्स 40 ग्राम्स। ठीक है, ये या तो कर रही है या नहीं कर रही, मतलब 400 ग्राम की प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है। उस पर जो हमारी कंडीशन अप्लाई होगी वो ये वाली होगी कि म्यू इज इक्वल्स टू 0 कर रही है मतलब 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब नहीं कर रही। ये एक कंडीशन हो गई है। दूसरी कंडीशन, एक ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री है, जो कंपनी है वो चिप्स प्रोड्यूस कर रही है, सही है, 400 ग्राम की, म्यू इज इक्वल्स टू 0, या तो 400 ग्राम से ज़्यादा चिप्स प्रोड्यूस कर रही है उस चिप्स की थैली के अंदर। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन में क्या है, चिप्स प्रोड्यूस कर रही है 400 ग्राम या 400 ग्राम से कम। ये 3 कंडीशन आप इस एग्जाम्पल के थ्रू अपने माइंड में बिठा लें। ठीक है, स्टेप 2 हमारे पास इसमें है कि हमें डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डायग्राम हमारे पास इसमें स्टेप 2 में 3 टाइप्स की डायग्राम बनती हैं। ठीक है, पहला जो डायग्राम हमारे पास बनता है, सोक सवे निश्ता सोकुम निश्ता। अच्छा, स्टेप 2 में हमारे पास जो है तो टाइप्स ऑफ डायग्राम, जो हमारे पास पहला डायग्राम बना है इसको हम कहते हैं, इसको आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 2 टेल टेस्ट है, जिसको हम बेल शेप भी कह सकते हैं, पैराबोला भी कह सकते हैं। अच्छा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारे पास सेंटर का एरिया है ये वो एरिया कहलाता है कि एक कंपनी या इंडस्ट्री चिप्स प्रोड्यूस कर रही है 400 ग्राम के 400 ग्राम के चिप्स 40 ग्राम के चिप्स प्रोड्यूस कर रही है। 95% मैं श्योर हूँ कि 40 ग्राम की चिप्स कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। 5% एरर के चांसेस हैं कि ज़्यादा भी हो सकते हैं चिप्स, कम भी हो सकते हैं। तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं,
सैंपल ले रहे होते हैं, क्या वाकई में कंपनी या इंडस्ट्री सही से काम कर रही है, चिप सही से प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, एक ही ग्राम में आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि 2.5 ग्राम यहाँ पे एरर होंगे, 2.5 ग्राम यहाँ पे एरर होंगे। दैट इज़ कॉल्ड टू टेल टेस्ट। ये टू टेल टेस्ट का डायग्राम कहलाता है। अभी हम इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते, वैल्यू हम आगे जाके फाइंड करेंगे। तो आपने सिर्फ सेकेंड स्टेप में क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम भी आप केस स्टडी से देखोगे कि इसमें कौन सा डायग्राम हमारे पास बनेगा। फिलहाल डायग्राम समझ लो। ये सेकेंड डायग्राम जो हमारे पास है पैराबोला का, इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। 95% इसको राइट टेल टेस्ट भी कह सकते हैं। 95% मैं श्योर हूँ कि 40 ग्राम के चिप्स प्रोड्यूस हो रहा है। 5% मैं श्योर नहीं हूँ। 5% का जो एरिया है, एरर के चांसेस आ सकते हैं कि या तो बराबर बनेंगे, 440 ग्राम की चिप्स प्रोड्यूस होगी, या तो 40 ग्राम से ज़्यादा भी उसमें आ सकती हैं। तो 5% मेरा ये वाला हिस्सा हो गया। 95% तो मैं श्योर हूँ कि 95% 440 ग्राम ही होगी। कंपनी क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, अपना नुकसान तो नहीं करेगी ना। फिर हमारे पास जो है तो एक और पैराबोला का डायग्राम बनता है, जिसको हम कहते हैं, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट साइड टेल टेस्ट। 95% मैं श्योर हूँ कि 40 ग्राम की चिप्स प्रोड्यूस्ड हो रही है कंपनी में। 5% मैं श्योर नहीं हूँ, एरर के चांसेस हैं, ठीक है। 5% मेरा ये एरिया है। तो अब क्या होगा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसमें चेक किया जाता है कि अगर एक कंपनी से कोई आके क्वेश्चन करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है क्या आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल रखते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है तो बिल्कुल सही है, वेट उसका सही है, क्वालिटी उसकी सही है, पैकेजिंग उसकी सही है, सब कुछ सही है। तो कंपनी जो है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल रखता है, वो कहता है कि हाँ सर 95% मैं श्योर हूँ कि बिल्कुल, 100% तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 95% मैं क्या हूँ, श्योर हूँ कि मेरी जो कंपनी चिप्स प्रोड्यूस्ड कर रही है वो वेट में भी सही है, क्वालिटी में भी सही है, पैकेजिंग में भी सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। 5% मैं नॉट श्योर हूँ, एरर के चांसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंस लेवल आपने ये रट्टा मार लो, 95% आप क्या होते हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका होता है, और 5% जो है तो एरर आने के चांसेस होते हैं। स्टेप 4 में क्या होता है, जेड टेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। हमने सिंपल इस स्टेप में जेड टेस्ट का फॉर्मूला लिखना है। जेड टेस्ट इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये मीन हमारे पास सैंपल का मीन है, इसको हम म्यू बोलते हैं, ये हमारे पास पॉपुलेशन का मीन है, ये हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये जितने नंबर का हमारे पास डेटा होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास 5 स्टेप में डेटा दिया होगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो है तो हम क्या करेंगे, चीज़ें सॉल्व करेंगे। सैंपल का मीन, सिंपल हमारे पास डेटा की सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, जैसे हम सिंपल मीन निकालते थे, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, इन सब का समेशन लेते थे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कर देते थे, तो हमारे पास सैंपल का मीन आ जाता था। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि केस स्टडी में आपको पॉपुलेशन का मीन, जिसको हम म्यू कहते हैं, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा। ये सैंपल का मीन, टोटल नंबर ऑफ डेटा, ये आपको डेटा से मिल जाएगा। तो सिंपल पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इन दो चीज़ों को आपने क्वेश्चन में समझना है, डेटा में समझना है, डेटा से उठाना है म्यू को और स्टैंडर्ड डेविएशन को, और इन दो चीज़ों को उठाना है डेटा से। अब इसको सॉल्व करते हैं। केस स्टडी आपके पास भी होगी लिखी हुई। केस स्टडी मेरे पास ये है कि एक स्नैक फूड कंपनी है, यूजेज अ मशीन टू पैकेजिंग 454 ग्राम। एक कंपनी है, चिप्स की कंपनी है, जो 554 ग्राम की चिप्स प्रोड्यूस कर रही है, सही है। जिसका नाम है, चिप्स का नाम है प्लेट्स चिप्स नेम है। द पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो सिंपल लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या है, 7.8 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये रहा, उम्मीद है आप सबको नज़र आ रहा होगा, सही है।
ये क्यों ब्लर होता जा रहा है, पता नहीं तुम लोगों को समझ भी आएगा नहीं आएगा। अच्छा अब सही है, सही है। अच्छा अब ये कह रहा है कि जो स्नैक कंपनी यूजेस अ मशीन टू पैकेज 454 ग्राम्स, जो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है, मीन जो है म्यू जिसको हम कहते हैं, सैंपल का मीन मैं क्या करूँगा, डेटा से ले लूँगा जो मेरे पास आ गया 450, सही है। म्यू हमें पीछे केस स्टडी में गिवन था 454, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास है 7.8 जो ये रहा आ गया, सही है। टोटल नंबर ऑफ डेटा मेरे पास था 25। मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को आपस में माइनस करवाऊँ, 450 माइनस 454 माइनस, सही है, इन दोनों को आपस में माइनस करवाऊँगा तो मेरे पास जो वैल्यू है वो आ गई -4। 7.8 को डिवाइड, इसका रूट पहले मैं निकालूंगा 5 आ जाएगा मेरे पास, 25 का रूट मेरे पास है 5। जब मैं 7.8 से डिवाइड करूंगा 5 को तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 1.6, आ गई ना 1.6, ठीक है। अब मेरे पास जब मैं डिवाइड करूंगा -4 को 1.6 से तो इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया -2.56। अब सिंपली क्या करूंगा मैं कि अल्लाह भला करे, जो मेरे पास डायग्राम बनी है कि एक कंपनी है, ठीक है, वो चिप्स बना रही है 400 ग्राम के बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इस केस स्टडी में हमारे पास वो वाली डायग्राम बनी है जिसको हम टोटल टेस्ट कह सकते हैं। अच्छा हम सिंपल क्या करेंगे कि म्यू को रखा, जो टोटल पॉपुलेशन था हमारे पास मीन का 450, अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो 0, 2 वैल्यूज़ मेरे पास इस तरफ पॉजिटिव आएंगी, 2 वैल्यूज़ मेरे पास इस तरफ नेगेटिव की आएंगी। तो अगर इसके म्यू के बाद मैं जाता हूँ म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू मेरे पास था 454 था मेरे ख्याल से, सही है, माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन जो मेरे पास ये वाली वैल्यू आई है, ये रही, अल्लाह भला करे, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ये किसकी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको प्लस करूँगा तो मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। फिर म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 2 को मल्टीप्लाई करूँगा स्टैंडर्ड डेविएशन से और फिर म्यू के साथ प्लस करवाऊँगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे सिंपल माइनस करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मेरे पास ये रही 1.56, सही है, जो मेरे पास वहाँ आई थी सिंपली। अच्छा अब स्टेप 6 में क्या करना है, हमने जो रिज़ल्ट जो वैल्यू हमने कंप्यूट की है ग्राफ पे, ठीक है, उसका रिज़ल्ट निकालना है। मैं क्या बोलूँगा, वी रिजेक्ट एच नॉट, हैंस वी कंक्लूडेड दैट म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 454 ग्राम, दैट सिग्निफिकेंटली शो दैट पैकेजिंग मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मतलब कि हमारे पास जो केस स्टडी थी उसमें डायग्राम बना टोटल टेस्ट का, और केस स्टडी में हमें बताया जा रहा है कि कंपनी बना रही है या नहीं बना रही। मतलब एक तो बनाने वाला म्यू इज इक्वल्स टू 0 नहीं बना रही है, तो मतलब प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, मशीन हमारी ख़राब है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। अगर केस स्टडी में हमारे पास होता कि मशीन ज़्यादा बना रही है तो म्यू ग्रेटर देन, हम बोलते हैं कि 454 ग्राम से जो हमारे पॉपुलेशन थी टोटल वो इससे ज़्यादा चिप्स प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ तक था हमारा सफ़र और हमारा सफ़र यहाँ पे हुआ ख़त्म।